जो हमने आई थिंक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के आसपास स्टार्ट जब किया था, मैंने तुमको ये थोड़ा सा आइडिया सा दिया था कि अपने क्या करने वाले हैं। ये मेरा भी पॉइंट है, मतलब इसको समझने का। कोई बुक का एग्जैक्टली मुझे नहीं इसका पता कि कोई इसको ऐसे ही डिफाइन करती है, ऐसे समझती है। मैं इसको ऐसे समझती हूँ। कई बुक्स एक दो लाइनें लिखती भी हैं, एग्जैक्टली स्टेप्स नहीं लिखती हैं, तो आइडिया देती हैं। थोड़ा सा आइडिया क्या कि तुम्हें मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले तुम अपने जब रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले हम थॉट प्रोसेस में क्या करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। थॉट के बाद में अब मैंने सोच लिया कि भाई मेरा थॉट कैसे बनेगा उस टॉपिक पे, उसका एक तरीका है। उसके बाद में उस सोच के अंदर ही कहाँ तक मुझे जाना है, मतलब कहाँ ये डिसाइड हो जाएगा, हाँ भाई यही टॉपिक है। अपने क्या कर रहे हो कि भाई कॉलेज वालों ने बोला कि कोई टॉपिक डिसाइड करो, साइनॉप्सिस बना के दे दो, लेकिन उस साइनॉप्सिस बनने तक के बीच के प्रोसेस के अंदर हमारा दिमाग चलता है। उस दिमाग के चलने के स्टेप्स हैं कि क्या 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 होना चाहिए। उसके बाद में जब वो एक टॉपिक डिसाइड हो गया तो फिर उसके बाद में वो टॉपिक डिसाइड करने तक का जो है उससे पहले क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो थियोरेटिकली, मतलब बाय नॉलेज, बुक के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैट्स, क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए। तब जाके तुम डिसाइड करोगे यार मैं इस पे काम करूं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि भाई उसके अंदर क्या क्या लगेगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे उसके अंदर। वरना क्या प्रपोजल देना है, मतलब साइनॉप्सिस का मतलब आगे एक प्लान बना के देना कॉलेज वालों को कि भाई मैं ये करने वाला हूँ और मुझे उसकी परमिशन दे दो, उसे कहते हैं साइनॉप्सिस। अब साइनॉप्सिस जब तुम सामने वाले से को अपना दिमाग का आइडिया बताओगे तो तुम सब कुछ उसमें लिख के दोगे कि मैं ये करने वाला हूँ, और एक्सपेक्टेड आउटकम तक का अगर थोड़ा सा आइडिया होता है कि भाई शायद ये, वरना स्टेप्स है ताकि वो समझ पाए कि हाँ तुम क्या क्या सोच रहे हो, ये प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, फिर वो परमिशन देते हैं। और वो लिखने के प्रोसेसेस अलग। तो ये एक स्टेप्स थे कि यहाँ तक कि भाई तुम्हें मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये जो कर्सर हिल रहा है, आई डोंट नो, ओके फिर ठीक है, मुझे लगा कि नहीं दिखे। तो हाँ कोई बात नहीं, मैं उसको स्टेप एक एक स्टेप बताऊंगी। मैं आइडिया दे रही हूँ कि एक रिसर्च स्टेप स्टार्ट होता है तो ये वाला जो एरिया है लगभग वो थ्योरी वाला है, मतलब ये थॉट वाला है यहां तक इसका, ये ऊपर ऊपर वाला। उसके बाद में इसके नीचे जब आएगा कि भाई उसके बाद आएगा साइनॉप्सिस का, लिखने का। ये अलग दुनिया है जिसमें लिखते कैसे हैं उसके स्टेप्स हैं। अब लिखने के बाद में अब तुम करोगे इसके साइनॉप्सिस के बाद परमिशन लेने जाते हो, फिर देखते हो कि भाई मामला की चल भी रहा है कि नहीं उसके अंदर काम करने का, मतलब स्टेप्स बताऊंगी। फिर स्टडी तुम करते हो, स्टडी कंडक्ट करने के बाद तुमने क्या किया उसको लिखते हैं थीसिस, उसे बोलते हैं डिसर्टेशन या थीसिस। कि जो तुमने ये सब किया, इससे पहले का ये सारा कुछ किया, करने के बाद में तुम स्टडी कंडक्ट कर चुके हो और तुम्हें क्या मिला, उसके अलग स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक और सर्कल बनेगा यहाँ पे जिसमें ये स्टेप्स होंगे। तो जो बुक्स में क्या होगा कि जब तुम बुक्स देखोगे तो क्या करेगी वो, ये वाला जो एरिया है उसको स्किप कर देती हैं, क्योंकि कॉलेज में भी हमें सीधा ही पूछा कि साइनॉप्सिस दे दो। तो वो ना सीधा रिसर्च स्टेप्स को, या इसको ये वर्ड्स में कंफ्यूज होता ना कि रिसर्च स्टेप्स पूछे हैं या क्या पूछा है, प्रोटोकॉल पूछा जाता है, साइनॉप्सिस राइटिंग पूछा जाता है, ऐसे करके। या तो वो सीधा क्या होता है कि तुम्हें लिखने के लिए बोल देते हैं कि जब वो बुक लिखी, बुक में चैप्टर आएगा और वो इस टॉपिक पे बात होएगी कि कैसे रिसर्च करते हैं, रिसर्च के स्टेप्स बताइए। साइनॉप्सिस से ही, राइटिंग से ही मामला यहाँ से शुरू कर देंगे कि भाई इंट्रोडक्शन लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चन होता है, हाइपोथेसिस होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले बहुत कुछ होता है। तो जो थोड़ी सी हाई लेवल की बुक्स आएंगी, बढ़िया बुक्स आएंगी, वो तो इस एरिया के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगी। अब ये है क्या ये स्टेप्स, ये तुम्हें मैं पहले अगर याद हो तो तुम्हें बताए थे मैंने। इसमें मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि भाई यही है, इसके अंदर एक दो स्टेप्स और भी घुस सकते हैं। मुद्दा ये है कि जब तुम्हें बोला गया कि भाई रिसर्च करनी है तो तुम पहले अपने दिमाग में कोई टॉपिक का आइडिया तो लोगे, अपने दिमाग में टॉपिक लाओगे, मैंने किस टॉपिक पे करनी है।
अब वो टॉपिक के बाद में यहाँ एक बीच में स्टेप आता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। वो कई लोग लिखते हैं, नहीं लिखते, पर वो मेन मुद्दा वही है, रिसर्च क्वेश्चन। आइडिया को ही कई लोग रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। आइडिया को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसको कि आइडिया या रिसर्च क्वेश्चन वो कैसे करते हैं, आज अपने वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये तुम्हें सिग्निफिकेंस बता रही थी कि भाई हम कहाँ का एरिया अब स्टार्ट करने वाले हैं। रिसर्च क्वेश्चन, जो तुमने टॉपिक डिसाइड किया है वो अब जब वो टॉपिक डिसाइड हो जाता है उसके बाद में उसकी हाइपोथेसिस बनती है। हाइपोथेसिस का थोड़ा सा आइडिया ये समझ लो कि जब तुम टॉपिक कर लोगे, मतलब टॉपिक बना लोगे, तो अपने दिमाग में ये लेके चलोगे कि मान लिया तुमने टॉपिक लिया, बड़ा सिंपल टॉप में अभी आइडिया ही है, मतलब इसका कि भाई 200 काम करती है हायर पोटेंसी क्या 1M और 10M बेटर काम करती हैं इन ऑटोइम्यून डिजीजेस कि नहीं। तो हाइपोथेसिस होती है, बहुत टाइप की होती है हाइपोथेसिस का। आपने सिंपल सा समझ सकते हो कि भाई एक तरीके का प्रेडिक्टिव सा ख्याल है, एक तरीके का हाइपोथेसिस एक विचार है, एक तरीके की स्टेटमेंट बोली जाती है वैसे तो इसको। अगर अपने दिमाग में सोचो कि अगर इसको बेसिक समझोगे कि भाई तुम्हारी हाइपोथेसिस क्या है, मतलब तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक तरीके से बोलते हैं कि भाई ये तो सब इसकी हाइपोथेसिस है। मतलब कोई इंसान से अगर तुम सलाह लेने जाओ और तुम वो अपनी सलाह दे, तो यार कांग्रेस और बीजेपी में कौन सा बढ़िया है, ऐसे करके कोई बोले, तो वो कहेगा यार ये पॉइंट्स है मेरी तरफ से, ये पॉइंट्स है मेरी इसकी तरफ से, मेरे को तो ये बढ़िया लगती है, तो अब देखना आगे वाले टाइम में ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो जब वो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा तक हो जाता है ना, तो जो चीजें तो फैक्ट है किसी भी चीज के अंदर, जो चीजें फैक्ट हैं, तो वो तो उस पर तो कुछ मतलब एक तरीके से रिसर्च नहीं करनी। जो चीजें नहीं पता अभी तक, तो वो तुम अपने दिमाग में पहले सोच सकते हो यार पता नहीं आगे कौन जीतेगी। अगर ये सवाल ये लेके चलो कि भाई कौन जीतेगी अगले इलेक्शन के अंदर, तो अपने दिमाग में तुम प्लसेस या माइनस लेके चलते हो और कि क्या हो सकता है, और एक आइडिया निकालते हो कि मेरी साइड, मेरे दिमाग ये बोलता है कि भाई ये जीतेगा, कोई भी एक पार्टी बोलती है XYZ ये जीतेगी। तो क्यों तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि भाई इन पॉइंट्स की वजह से, तो सम पॉजिटिविटी या नेगेटिव की वजह से तुम एक हाइपोथेसिस लेके चलोगे अपने दिमाग के अंदर, यार ये बेटर है, ये वाला बेटर है, क्यों, मेरे दिमाग में ये आंसर्स हैं, ये बेटर है। तो कहते यार तो इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे सामने सबूत दो कि तुम जो ये बोल रहे हो कि ये बेटर है, कैसे। तो सबूत लेने के लिए सारी रिसर्च की जाती है। अब इसको अपने मेडिकल टर्म में लेके आओ, तो तुम कहते हो कि भाई कोई मेडिसिन बेटर है, ये दोनों पेटेंसीज में ये बेटर है, या ये तो होगा बेटर करने का तरीका, या कुछ और लेके चलोगे कि फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अपने तो कितने तरीके के डिजाइन पढ़ चुके थे कि भाई एक्सप्लोर करने वाला भी था, डिस्क्राइब करने वाला भी था, एक्सपेरिमेंट करने वाला भी था। तो जो ये एरिया होता है, पहले तो यहाँ जो आइडिया ही आता है, तो वो भी इस जो अपने डिजाइन पढ़ के आए हैं यहां से तुम्हें आइडिया देता है फर्स्ट स्टेप चकने का, कि भाई जो तुम आइडिया ले रहे हो उसमें करना क्या होगा आगे जाके। तो वो अपने दिमाग में कि जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि रिसर्च कितने कितने टाइप की होती है और मैं किस टाइप वाली रिसर्च करना चाहता हूँ, और उस टाइप की रिसर्च के अंदर मैं आगे कैसा सवाल क्रिएट करके चलूं, क्या थॉट क्रिएट करके चलूं, तो ये ऑलमोस्ट आगे पीछे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको ये भी नहीं कह सकते कि भी इसको बोला जाए कि ये फर्स्ट स्टेप ऐसे करके। तो सारी नॉलेज लेने के बाद में, जब ये सारी नॉलेज लेते हैं तो आइडिया आता है। आइडिया के बाद में तुम सोचते हो कि इसका प्लस माइनस, हाइपोथेसिस, जिसको एक मेडिकल टर्म में आगे जाके इसको डिफाइन करके अच्छे से बताऊंगी कि दो तरीके की होती है। तो बहुत तरीके के मेनली दो तरीके के लेके चलते हैं कि भाई जो मैं बात बोल रहा हूँ या तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं सही, मतलब जैसे कि मैक्सिमम बात ये बोली जाती है कि भाई यार मान लिया 90% या 99% बीजेपी ही जीतेगी, और अगर 1% जो मैं रिसर्च इकट्ठा कर रहा हूं या मैं जो सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, अगर वो सबूत ही इतने स्ट्रांग हो तो 1% है कि भाई शायद दूसरी जीत जाए, ऐसे करके। तो जो हम प्रूव कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारा प्रूव करने का एरिया होता है वो हमेशा वो 1% होता है। मतलब नेगेटिव चीज को हम जो रिसर्च करने को चले हैं उसमें से हम 90% या 95% अपने फेलियर को देते हैं, सीधी सी सिंपल सी भाषा में बोलूं तो।
और अपने सबूत इतने अच्छे इकट्ठे करते हैं कि हम उस 95% से आगे जो 5% एरिया है, कि अगर शायद ये 5% ही बात हो जाए तो ये बात तो सबको माननी ही पड़ेगी, यार ये देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया एक तरीके से। तो मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं उससे कि तुम कॉन्फिडेंस को बोलते हैं, एक लिमिट होती है कि 90% मैं श्योर हूँ ये काम हो जाएगा, मतलब ये ऐसे करके तो कि मामला हो नहीं सकता, मैं 90% से प्लस का एरिया होगा। ये अभी बातें कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन ये बेसिक से रहने दो, ये आगे सोच बनाने के लिए तुमको मैं दे रही हूँ, ताकि ये वर्ड नए से ना लगे, आगे एक एक वर्ड का मीनिंग पता चलेगा अपने को इनके अंदर। पर ये मतलब एक तुम कहते हो ना कितने कॉन्फिडेंट हो कोई बात करने के लिए, यार ये तो बात इतने प्रतिशत ये सब होके ही रहेगी ऐसे करके। तो अगर ये नहीं हुई तो यार इसका मतलब कि ये तो इससे भी स्ट्रांग बड़ी बात थी, और मैंने इसको पहचाना नहीं कि मैं 90% में श्योर था, 95% श्योर था, लेकिन फिर भी ये बात हो गई। तो उसका मतलब उस बात को होने के लिए बहुत बड़े मतलब फोर्स पीछे से कुछ चल रहा होगा जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं दिखा, ये तो तुम्हारी लिमिटेड सोच हो सकती है। या तो जब इसको रिसर्च टर्म्स में सबूत इकट्ठे करने के टर्म्स में बोला जाता है, तो जब भी कोई नई चीज की खोज की जाती है, कुछ नया पता करने की कोशिश की जाती है, तो हमेशा फेलियर क्योंकि अभी तक मिल ही जाता, अगर वो इतना आसान ही था या सब कुछ इतना अगर उसका पता ही नहीं था, तो हम मैक्सिमम जो पॉइंट्स देते हैं वो फेलियर वाले एरिया को देते हैं कि, और कोशिश करते हैं कि अगर इस इतने बढ़िया सबूत इकट्ठे किए जाएं कि जैसे 100 पेशेंट्स लिए हैं, उसमें से हमारे 95% ठीक हो गए, मतलब उसके 96 पेशेंट ठीक हो गए जी, तो अब तो देखना ही पड़ेगा उनको ऐसे करके कि भाई ऐसे करके कि उसको, ये ऐसा नहीं होता, लेकिन एक समझने के लिए तुमको बोल रही हूँ कि भाई उनको तो देखना ही पड़ेगा, यार ये तो 95% में से 95 पेशेंट ठीक करके आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है इसके अंदर। तो वो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है एक तरीके की। तो वो क्या कहा जाता है, जब तुम हाइपोथेसिस वर्ड यूज करते हो तो उसमें ये कहा जाता है, एक लिमिट करती है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये वर्ड उसमें डाले जाते हैं। नल वाली होती है जो मैक्सिमम फेलियर वाली होती है, यार जो मैं बात सोच के चला ना वो नहीं होगी एक तरीके से, और लेकिन जो फिर अल्टरनेटिव वाली जो हम बात बोल रहे हैं, यार ये तो होके ही रहेगी, वो वाली बात होती है। तो ये क्या होगी इन टर्म्स टू योर आइडिया, कि ये कहानी, ये जो नल वाली और अल्टरनेटिव वाली क्या बनेगी, इसको वर्डिंग्स में कैसे डालोगे, ये यहाँ पे बनती है दिमाग में ऐसे करके। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे कि बोला कि 200 बेटर है या 1 बेटर, तो तुम कहते हो यार सबूत तो ये कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं होता कि 30 या 200 दे दो, कोई फर्क नहीं होता, ये तो होता है नल। और फिर तुम कहते हो कि नहीं 200 बेटर है, ये तुम्हारी अल्टरनेटिव है, और तुम्हारा आइडिया जो तुम यहाँ लेके चलोगे वो ये पता करना होगा कि 200 बेटर होती है कि नहीं होती, सवाल, और सवाल 200 बेटर होती है कि नहीं, और फिर नल बोलेगा यहाँ पे आके, जिसे हम बोला जाएगा कि भाई दोनों में कोई फर्क नहीं होता। जो फर्क ही नहीं होता तो फिर भाई आइडिया पूरा आगे लेने की जरूरत ही क्या है एक तरीके से। पर ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन, जब तुम्हारी पूरी रिसर्च को तुम घूम के यहाँ पे आके जब थीसिस लिखोगे तो तुम यहाँ देखोगे कि ये जो हाइपोथेसिस लेके चले थे उसमें से कौन सी प्रूव हुई। ये इस पूरी रिसर्च इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए होती है, और वो रिजल्ट कुछ भी आया, भले नल प्रूव हो गई या अल्टरनेटिव प्रूव हो गई, वो तुम पब्लिश करते हो। तो कहानी इस वर्ड्स की यहाँ यूज होती है, इसको बेटर टर्म्स में और सीखेंगे, लेकिन ये आइडिया देने के लिए है। फिर इसके अकॉर्डिंग तुम लिटरेचर सर्च करते हो कि भाई पता करो कि पिछले लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बारे में क्या लिखा है, क्या केसेस हुए हैं। वो स्टडी हो चुकी है तो छोड़ो भाई, वापस से नया आइडिया ढूंढो। नहीं हुई तो फिर आगे तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि अब मैं इसमें क्या करूंगा, बेसिक से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स कि भाई इसके अंदर तुम क्या लेके चलोगे। 2 तरीके की हाइपोथेसिस, उसके बाद बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है, क्या मतलब है ऑब्जेक्टिविटी का, ऐसे करके वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे करके कि एक एक वर्ड का क्या मतलब है। फिर अवेलेबिलिटी इसकी चेक की जाती है कि ऑब्जेक्टिव्स लेके चले, और फिर हम देखते हैं कि एबिलिटी तुम्हारे में है भी कि नहीं। तुमने एक आइडिया लिया, हाइपोथेसिस बना डाली, पीछे से सबूत इकट्ठे कर लिए, देख लिया किसी और ने उस पर काम नहीं किया, मैं तो ये वाला काम करके हटूंगा, और फिर उसके बाद देखा जाएगा अरे सब कुछ कर तो लिया, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं उस चीज के लिए। अगर नहीं है तो फिर से बैक जाओ। तो उसके बाद में
अब एबिलिटी चेक करने के बाद में क्या, अब ये जो डिजाइन ऑफ स्टडी जो हम इतना पहले पढ़ के आए थे, यहां पे जो आइडिया के टाइम में हमें तुम्हें चाहिए होता है रिसर्च टाइप, जो मैंने बोला कि डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी है ये। तो इस टाइम तो हमें वो हेल्प करेगी कि अगर तो जब तो रिसर्च टाइप कितने टाइप के हमने पढ़े थे, उसमें से कौन से वाली कर रहे हो, कौन से वाले के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस करने के बाद में अब तुम उसको डिजाइन कैसे कर रहे हो, मतलब कंडक्ट कैसे करोगे, कौन से वाले, जो तुमको मैंने कितने सारे डिजाइन बताए हैं, हर एक रिसर्च टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग रिसर्च डिजाइन होते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम्हें यहां पे भी देता है। सॉरी। तो इसका मतलब ये डिजाइन, अब जब तुमने फाइनलाइज कर लिया कि भाई इस डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, तो ये जो पहले वाली सारी कहानी है ये तुम साइनॉप्सिस राइटिंग जब करने बैठे, इससे पहले तुमने ये सब डिसाइड कर लिया। उसके बाद में ये डिसीजन लेने के बाद में अब तुम लिखते हो इंट्रोडक्शन या रिसर्च क्वेश्चन जो अपने ऊपर वाला, वो हाइपोथेसिस जो तुम लेके चले, तो सब लिख के दे रहे हो। यहाँ तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, यहाँ तो ऑलरेडी सोचे को तुम कागज में कन्वर्ट करके दूसरे को समझा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस या लिटरेचर रिव्यू या मेथोडोलॉजी, ये सारा जो लिखते हैं, तो बुक्स में जो भी तुम बुक पढ़ रहे हो उसमें तो यहां से ही टॉपिक शुरू कर दिया। तो इसका ध्यान रखना, लिखना हो पेपर में लिख के आना हो तो यहीं से लिख आना। अगर उन्होंने कुछ पूछा, बुक किसी भी कौन सी भी बुक पढ़ रहे हो, उसने यहां से शुरू कर दिया कि भाई इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो लिखते हैं, बात लिखी जाएगी राइटिंग, साइनॉप्सिस राइटिंग। और जो मैं यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे होगा रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ऐसे करके। तो ये स्टेप्स होंगे उसको करने के। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखना। ये 99% बच्चों को नहीं आता, ये कंफ्यूजन करता है, क्योंकि इतनी बुक्स में एग्जैक्टली कहीं कोई नहीं दिया होता और इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया होता कई जगह। तो सीधी बुक्स ने भी, ज्यादातर बुक्स ने सीधा साइनॉप्सिस राइटिंग से शुरू करके और साइनॉप्सिस और थीसिस राइटिंग दोनों को एक साथ ही डाल देते हैं। तो यहां तक ये पूरे स्टेप्स को इतनी तरीके से क्लियर नहीं करते, तो इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है बहुत जगह। तो आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वो है इसके बारे में, फर्स्ट के बारे में, कि क्या करना है, आइडिया या रिसर्च क्वेश्चन, क्या वर्ड है, कैसे करना चाहिए। फिर हाइपोथेसिस के बारे में 1-2 लाइनें बता दूंगी, लेकिन जब तक अब यहाँ आके अपने पढ़ेंगे, यहाँ पे आके हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, आंसर राइटिंग के बारे में तो कैसे लिखते हैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। तो सर्च कैसे करते हैं यहाँ पे तो डेप्थ में नहीं है, वरना हर एक स्टेप के अलग अलग पूरा डेप्थ में स्टेप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी डिजाइन तो तुम्हें पहले सारा बता दिया मैंने, इसीलिए कि तुम्हें अगर यहाँ मैं बताऊंगी कि रिसर्च टाइप के अकॉर्डिंग ये वर्ड बनेगा तो तुम्हें पता ही नहीं कि रिसर्च टाइप क्या होता है। और रिसर्च टाइप के साथ साथ अगर तुम्हें यहीं पे रिसर्च डिजाइन, जो अपने ये स्टडी डिजाइन भी तुम्हें यहाँ पे सोच के रखना पड़े, हेल्प करे उसको करने के लिए, एबिलिटी यहीं चेक कर लो तो कि यार मेरे से होगी भी कि नहीं, ये वाली करने की सोच रही हूँ, तो ये सब कुछ यहाँ पहली वर्ड पे ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ऐसे करके। इसलिए मैंने तुमको सबसे पहले पढ़ाया ही है कि भाई तुम पहले ये समझ लो, उसके बाद हम ये स्टेप्स करेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर की भाई ये समझ से बाहर हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे अपने इसको करते तो ये आ जाता है समझ में। क्योंकि तुम लोग अब साइनॉप्सिस वगैरह मोस्टली शायद मेरे को लगता है जमा करा चुके हो। इन वर्ड्स का जो मैं अभी करवाऊंगी रिसर्च क्वेश्चन का या इसका, मेरे को लगता है प्रैक्टिकल यूज तुम्हारे अब ऊपर से निकल गया। अब तो तुम्हारे फिर राइटिंग करके दे चुके हो मोस्टली, तो दे दिया ना शायद तुमने, साइनॉप्सिस सबमिट हो चुके तुम लोग, हो गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब वो साइनॉप्सिस तुम लिख के दे चुके हो, वरना ये पूरे थॉट प्रोसेस से, जिस थॉट प्रोसेस से तुम निकले हो, अगर ये पहले ही पता होता कि ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो अभी तक तुम गलतियां ना कर रहे होते उसके अंदर लिखने के टाइम के अंदर। क्योंकि वो जो लिख के दे दिया जाता है करना वही होता है। थीसिस में भी तुम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते कि यार मैं तो करने बैठा, पता चला ये तो हो ही नहीं सकता,
पर ये तो तुम पहले सोचना था ना, ये हो नहीं सकता तो, या ये पंगा हो जाएगा, ये मेरे पास ये नहीं है। तो एबिलिटी चेक वाला पॉइंट तो इसलिए बताया कि तुम पहले चेक कर लो भाई तुम्हारे हैसियत में भी है कि नहीं। तो वो सब इसीलिए वो स्टेप्स मैंने तुम्हें पहले दे दिए कि ये शायद बुक्स वगैरह में तुम्हें मिले ना मिले, अपने दिमाग में रखो कि ये एक्चुअली में ये पहले होता है। तो जो लोग एमडी कर लेते हैं ना, उनके दिमाग में जो तुमसे पूछने जाओगे तो वो तुम्हें पहले बताएंगे यार पहले सोच के रख लेना जो तू करना चाहता है। मेरे को तो लास्ट में समझ में आया जब मैं थीसिस लिखने बैठा कि यार ये तो पहले सोच लेता तो चेंज कर लेता, तब किसने बताया, ऐसे वाली बात होती है। तो थ्योरेटिकली भी ये स्टेप्स होते हैं, प्रैक्टिकली तो ये है ही। प्रैक्टिकली तो जिसने एमडी कर ली उसको पता ही है सारे, तो थ्योरेटिकली भी इसके इम्पोर्टेंस, मतलब ये इसको लिखते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ है, गाइड दिया हुआ है, कई लोगों ने नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम बुक्स में नहीं दिया हुआ। स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो आइडेंटिफाई योर रिसर्च टॉपिक या क्वेश्चन। कैसे कि टिपिकली स्टार्ट्स ऑफ ए ब्रॉड और जनरल आइडिया ऑफ द फील्ड। जैसे कि क्या आया होगा, अब तो तुम्हारे लिए एक तरीके से बैकग्राउंड की बात है ये वाली बात। तो जब तुम्हें बोला गया कि भाई साइनोप्सिस जमा कराओ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, किस टॉपिक पे करना है, दिमाग में कुछ, और वो टॉपिक क्या होना चाहिए, टॉपिक तुम्हारे इंटरेस्ट का होना चाहिए। बहुत जब तुम स्टार्ट करते हो तो वो एक बीमारी के बारे में सोच रहे हो, एक मेडिसिन के बारे में सोच रहे हो, या अब कितने टाइप की हम रिसर्चेस पढ़ के आए हैं, अभी तुम्हें पता ही नहीं, तब तक तुम्हें पता ही नहीं था कितने टाइप की रिसर्चेस हो सकती हैं, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी उसके अंदर करने की। तो और तुम उसके हिसाब से जैसा तुम्हारा एक्सपोजर है, जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम अपने अकॉर्डिंग कोई टॉपिक ले सकते थे। अब वो टॉपिक रिसर्च टाइप का मतलब अपने आप सोच के डिस्क्राइब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारे दिमाग में आता। तो इतनी नॉलेज चाहिए थी पहले, उसके बाद में वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग में डिसाइड होता। और उसके बाद में भी जो पॉइंट ये होता है कि वो जो टॉपिक डिसाइड होता है वो दिमाग में जो पहले आता है तो वो बहुत ब्रॉड होता है। मतलब जैसे कि आया कि भाई अगर मान लिया कोई डिजीज पे आना है, तुमको लगता है कि भाई मैं तो सोरियासिस पे करना है, तो एक सोरियासिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सोरियासिस पे क्या करना है, क्या करना चाहते हो उसके अंदर, उसका स्पेसिफिक डेप्थ में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, उसको स्पेसिफिक बनाना एक तरीके से, तो वो करना है। इसके अंदर कहा जाता है कि पहले तो तुम एक जब आइडिया लेते हो कि बहुत ब्रॉड होता है, फिर उस ब्रॉड के अंदर से तुम उसको जूम इन करते हो कि यार मुझे सोरियासिस पे करना है, साथ में पोटेंसी उस पे चेक करनी है कि हायर पोटेंसीज पे सोरियासिस पे काम किया है, कि सोरियासिस पे हायर पोटेंसीज ही काम करती है या मैं 6x 3x वाली भी काम करती है। तुमने तुम्हारा इंटरेस्ट पोटेंसी पे है, मान लिया कि पोटेंसी पे नहीं है, मान लिया कि तुमको ये चेक करना है कि भाई सोरियासिस में जो मैं 2 या 3 मेडिसिन लेके चलूंगा, 2 ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंटल बना लेता हूँ, उसको 2 ग्रुप्स को दूंगा, एक को मैं सल्फर दे रहा हूँ और दूसरे को मैं सिफलिनम दे रहा हूँ, बताओ जी क्या बेटर काम कर रहा हूँ। तो मतलब कुछ भी तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस बनते तुम्हारे दिमाग के अंदर। तो लेकिन ये पहले कि जब तुम्हें पता हो सब कुछ रिसर्च डिजाइन उसके बारे में, तो एक टॉपिक को ब्रॉड करने के बाद वो नैरो करने में तुम्हें हेल्प करती अपने दिमाग में जो बैकग्राउंड नॉलेज है। और फिर वो क्या होता, इसका मतलब कि बहुत ब्रॉड से तुम एक नैरो वर्ड तक जाते, और फिर क्या होता है, इंटरेस्ट की तुम्हारा टॉपिक हो, करंट स्टेट में सच में उसकी जरूरत भी हो, ऐसा ही नहीं कि भाई कुछ भी उठा लो उठाने को कुछ भी उठा लो, तुमने काम करना है, 3 साल तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी एमडी है, करने को तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसका रिलेवेंस हो, तो उसकी डिमांड हो, तो उसकी पब्लिश करने से उसका किसी का भला होता हो, उसका आउटपुट निकलने के बाद में, तो क्या प्रॉब्लम है, वो वाला टॉपिक लो ऐसे करके। उसके बाद में क्या है कि हाँ कि भाई वो हमारे अगर होम्योपैथी फील्ड को वो हेल्प कर रही है ऐसे के तरीके से बेटर करने पे, तो ऐसा कुछ टॉपिक मिले, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, प्रैक्टिकल अचीवेबल भी है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन इसको वर्डिंग्स में डाल के स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो इसको रटना नहीं पड़ता, उसे दिमाग से निकालने की जरूरत है कि हाँ यार ये तो ऑब्वियस पॉइंट्स हैं, ऐसे करके स्पेसिफिक करना क्या था कि तुम पहले पता करो कि भाई क्या तो नोन था उस टॉपिक के बारे में, अभी तक मुझे क्या पता है, ये तुम क्या स्टेप्स कर रहे हो,
जो तुम उसका सर्च करोगे, उसके बारे में उसका लिटरेचर सर्च करने वाली बात होती है कि कहाँ कहाँ है, उसके बारे में क्या पता है, नोन एरिया, क्या नहीं पता, जो कि हम करने की सोचते कि सोरियासिस है, और सोरियासिस के बारे में तो बहुत काम हो चुका है, लेकिन किसी ने उसकी पोटेंसीज का नहीं बताया, या फिर ये बाइसिफलिनम या सल्फर दोनों में से क्या उसमें बेटर काम करती है, ये नहीं हुआ। तो तुम अननोन एरिया को उसको ढूंढते हो, और अननोन एरिया के बाद में तुम ये देखते हो कि भाई अननोन एक जरूर हो ना, कि भाई एक ही अननोन हो तो बहुत कुछ है। और होम्योपैथी तो अभी जस्ट रिसर्च स्टार्टेड है, हमारे पास जो ओरिजिनल पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल डेटा है, हम उसको ही दोबारा दोबारा करके देख रहे हैं कई जगह पे कि एग्जैक्टली ये सही भी लिखा है कि नहीं। जो रिपोर्टरीज में लिखा है, कई रिपोर्टरीज हम कहते हैं कि 100% सही नहीं, उसमें गलतियां हैं, तो हम उसी को दोबारा कंडक्ट करके देख रहे हैं ऐसे करके। तो गैप्स, हमारे पास तो गैप्स ही गैप्स हैं इतने सारे, तो उस गैप में तुम्हारा इंटरेस्ट किस में, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो जैसे कि इन्होंने एक दूसरा एग्जांपल दिया था कि ये तो पता है कि ओपन हार्ट सर्जरी प्रोसीजर उसमें होता है और सक्सेस रेट बड़ी अच्छी है, फॉलोअप में ये पता चला है कि एक उन्होंने, ये तो नोन है। अब अननोन क्या है कि अननोन का क्या है कि पेशेंट से पूछा गया कि भाई जो सर्जरी से, जिनकी सर्जरी यूज हुई थी, कि वे फीडबैक दो इसके बारे में। ये तो पता है कि सक्सेस है उसकी, मतलब अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन पेशेंट से पूछा गया कि भाई जिसकी हुई है तू बता, भाई असली बात तो तेरे को पता होगी, ऐसे करके। तो पेशेंट से पूछा गया और पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन सब पेशेंट्स का जो जिनसे फीडबैक मिला था, तुम उन सारे फीडबैक्स को देख के ये डिसाइड करते हो कि यार मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, इस टॉपिक को सर्च करना है। तो ये दिमाग बना एक तरीके से। तो जो ये KUM चार्ट होता है, ये जनरल बात होती है उस टॉपिक के बाद में करने को, ढूंढने के लिए, सोचने के लिए। अब उसका क्या करोगे, रिलेवेंस हो उस टॉपिक का, ये बताया। पहले उस पर कोई काम ना रखा, तो डुप्लीकेट वापस का काम करने का क्या फायदा 3 साल उस टॉपिक पे। जो कॉलेज बोलता भी है, अरे पहले ही वाले कर रखे हैं, ये मत करना। अर्जेंसी ऑफ डेटा नीडेड, जितनी ज़्यादा डिमांड है उतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। अब जैसे कोविड में तो डिमांड ही डिमांड हो गई थी, ऐसा कुछ निकालो जी। तो जितना बढ़िया वो टॉपिक है जिसकी डिमांड है, आज होम्योपैथी में तो हर चीज़ की डिमांड है, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट इन सेंस कर रहे हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल जो डेटा पहले का पड़ा है, वो इन्हीं स्टेप्स से होके निकला है इन अ सेंस। डॉक्टर हैनीमैन ने, डॉक्टर कैंट ने, जितने अपने स्टॉलवर्ड्स हुए हैं, उन्होंने जो काम किया है, अब वो बेटर ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा अगर तुम उसकी ओरिजिनल राइटिंग उठाओ और देखो कि यार वो लोगों ने क्या किया था। जो इतना इतने पेशेंट्स को देखने के बाद में जो लिखा, तो तुम उसको शायद तुम्हें उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स और ज़्यादा समझ में आए कि यार क्या चीज़ उसमें जो बाद में अमेंडमेंट्स होने के बाद में लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ करके कुछ गलतियां कर दी, क्या ओरिजिनल राइटिंग्स में शायद ये नहीं था। और वो क्योंकि कोई भी चीज़ हो सकता है कि यही स्टेप्स फॉलो करके कितनी चीज़ें जो रिसर्च स्टेप्स ओरिजिनल अपने हैं, यही करके उन्होंने जो डेटा दिया था वो इतने सालों तक आज भी तुम उसको रेप्लिकेट करते आए हो। रिसर्च जितनी अच्छी होती है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो उतना ही अच्छा होता है। और वो अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रिजल्ट आया है, तुम उसको अगर 10 बार वो सेम प्रोसीजर से काम करके देखो, वो रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स कि रेप्लिकेबल हो रहा है, वो काम करना है। तो हम वो सीपिया जहां काम कर रही है उस सिम्टम्स के ऊपर, और तुम उस सिम्टम्स पे जाके सीपिया देते हो तो वो काम कर रही है, तो रेप्लिकेबिलिटी बढ़ रही है। इट मीन्स कि जो ओरिजिनल सीपिया के सिम्टम्स उठाए गए थे वो बिल्कुल सही थे, तुमसे वो मिस हो रही है वो बात अलग है, लेकिन रेप्लिकेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी होती है उसके अंदर रिसर्च की। तो ये रिसर्चेस पढ़ने से, ये स्टेप्स पढ़ने से, ये सब करने से तुम्हें शायद वो ओरिजिनल जो डेटास हैं उनको वहां से फॉल्ट पता लगने लगे कि हाँ जाके अल्टरेशन होने लगी, यहाँ तक तो ठीक था, ऐसे करके। तो अब जो नया करना है एक तरीके से, या उन्हीं को रिफाइन करना है, तो वो करो जिसका अर्जेंट नीड हो, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल भी हो। पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल इसलिए बोला जाता है कि कुछ ऐसा ही बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही ना ले लो। मान लिया कि चलो भाई ये बोला कि भाई कोविड के अंदर आर्सेनिक एल्बम इन्होंने सबने बांट ली, ठीक है। अब तुम टॉपिक ले लो कि भाई आर्सेनिक एल्बम इंडिविजुअलिटी से पंगा करे कि भाई इन्होंने तो पंगे कर दिए, और बाद में रिजल्ट भी दिख रहे हैं कि भाई
आर्सेनिक से लोगों को बाद में प्रॉब्लम आ रही थी, जिन्होंने ले लिया इतने मार्स लेवल पे। और तुम वो डेटा उठा लो कि भाई मैं तो रिसर्च करूंगा कि कोविड के बाद में जो आर्सेनिक बांटी गई थी, आर्सेनिक बांटने का उस जनता पे क्या असर आया। अब तुमने टॉपिक उठा लिया, अब तुम गवर्नमेंट से उसका डेटा मांगो कि कहाँ कहाँ बांटी, ऐसे करके। तो अब वो जितना गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा, अब जैसे कि ऐसी बहुत सारी जगह थी कि जो छोटी छोटी क्लिनिक्स थी जिन्होंने कोई डेटा भेजा ही नहीं है, उन्होंने बांट ली, अब उनका कोई पता ही नहीं। पर मान लिया कि जहाँ जहाँ डेटा अवेलेबल था, तुम उन लोगों पर अप्रोच कर रहे हो, उन लोगों को जाके देख रहे हो, उनसे फॉलोअप ले रहे हो, पता चले कि तुम उसके इंटरव्यूज ले रहे हो और पता उसके बाद में डेटा इकट्ठा कर रहे हो। तो ये क्या, अब तुम उसको पब्लिश दोबारा आके लेके आओ तो गड़बड़ होगी। ये एक बहुत मेजर वाला पॉइंट है, इतना बड़ा पंगा कोई लेता नहीं है, पर उस तरीके की है कि भाई ऐसा कुछ, क्योंकि करने को कुछ भी करो उसके अंदर। उसके बाद फिजिबिलिटी इजीली हो भी सकता है कि नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, अप्लाई कहाँ हो सकती है उसकी फायदा होगा, एथिकली एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं, करने को तो तुम आ जाओ एथिकली। पेशेंट जिन पे तुम कर रहे हो, सबसे ज्यादा तो यही होता है कि एथिकल कमेटी अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी, वहीं जाके फेलियर हो जाएगा। नहीं तो तुम ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग कर रहे हो, डैमेजिंग कर रहे हो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के बाद, बच्चों पे कोई स्टडी कर रहे हो, एनिमल्स को कोई इन्वॉल्वमेंट है, या जैसे प्लांट्स पे हो रही है, खेती पे हो रही है, एक तरीके से बहुत ज्यादा हो रही है उसके अंदर अब होम्योपैथी के अंदर, और पता नहीं उसमें क्या डैमेजिंग होगा, अभी तक पता नहीं उस चीज का, तो ब्लैक बॉक्स है एक तरीके से, कुछ पता नहीं। तो वो खेती में हेल्प कर रही है, उनकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है ऐसे करके, और पता चले कि उनकी कुछ ऐसी कुछ उसको खाना, जो खेती हुई है, जो वो प्लांट हुआ है या फसल हुई है, मेडिसिन डालने के बाद में दिखे कि भी ग्रोथ ज्यादा है, पैदावार सबसे ज्यादा हो गई है, कीड़े लगे नहीं, बीमारी हुई नहीं, लेकिन खाने के बाद वो पता चला कि बॉडी पे किस तरीके का असर कर रहा है उस चीज का। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि भाई जो तुम करने वाले हो उसका कोई एथिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ऐसे करके। फिर अब दिमाग में यही कि भाई इसको अगर इसको और ब्रेक डाउन करते हो दिमाग में, तो क्या बनता है कि एक टॉपिक है, जैसे कि मोटा मोटा टॉपिक जिसे बोला डिस्टेंस लर्निंग, ये क्योंकि इसके जहां से मुझे मिले हैं वहाँ ये सोशल साइंस का था तो उन्होंने एक टॉपिक को निकाला, जैसे अपने ने दिमाग में निकाला कि भाई सोरियासिस, तो इसको रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि जो वर्ड्स है ना, टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा, पर्पस स्टेटमेंट क्या होगा, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूरे स्टेप्स हैं। जनरल से स्पेसिफिक की तरह जाएंगे, तो ये जो वर्ड्स जब तुम बुक्स में पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज कर देंगे, यार ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है इसके अंदर, ये क्या पूछ लिया, ऐसे करके कैसे करता है क्योंकि क्वेश्चन जो बन के आता है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, अगर तो सीधा सीधा आ जाए तो ठीक है, घुमा के इनके कान पकड़ के आता है, बात सीधी सी होती है, लेकिन ऑर्गन में जैसे क्वेश्चन घूम जाते थे वो वाली बात होती है इसके अंदर। तो एक एक वर्ड का तुम्हें बस एक बार कान से गया ना कि इस वर्ड का ये मतलब है, उसके बाद वो कंफ्यूज नहीं करते। टॉपिक मोटा मोटा, रिसर्च प्रॉब्लम क्या, अब तुम इस जैसे सोरियासिस लेके चले तो सोरियासिस के बारे में क्या, ऐसे करके। तो जैसे इन्होंने बोला कि लैक ऑफ स्टूडेंट्स इन डिस्टेंस क्लासेस, कि भाई डिस्टेंट लर्निंग है और प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते, तो ये वाला हो गया। पर्पस क्या है हमारा, टू स्टडी, मैं उनको देखना चाहूंगा, टू स्टडी वाई स्टूडेंट डू नॉट अटेंड डिस्टेंस एजुकेशन क्लास एट द कम्युनिटी कॉलेज, इसको स्टडी करने का। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मतलब रिसर्च क्वेश्चन, अपने आप में ही वर्ड आ गया कि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है इस स्टेटमेंट में। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है कि टॉपिक एक, ये स्टेटमेंट दो वर्ड का, प्रॉब्लम के अंदर तुम क्या ढूंढ रहे हो, उसके बाद पर्पस क्या है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कैसे बना, डज द यूज ऑफ द वेबसाइट टेक्नोलॉजी। अब जब तुमने डिस्टेंस लर्निंग टॉपिक दिमाग में लाया था, तब तुम्हारे दिमाग में ये यहां तक पहुंचे थे तुम कि मैं जो ये वर्ड डिस्टेंस लर्निंग वाला करना होगा, इसमें मैं वेबसाइट्स के थ्रू जो टेक्नोलॉजी का है, डज द यूज ऑफ वेबसाइट टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम डेल्टर स्टूडेंट्स फ्रॉम एनरोलिंग इन द डिस्टेंस एजुकेशन क्लास। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिया है नॉर्मल लाइफ से उठा के, इसीलिए कि भाई कहाँ सोरियासिस और कहाँ सोरियासिस को तुम कंपेयर कर रहे हो सिफलिनम और सल्फर के साथ में। टॉपिक कैसे ग्रो किया और कितना नैरो हो गया, नैरो मतलब इसे कहते हैं कि बस अब तुम यही काम करने वाले हो, वरना सोरियासिस पे तो कितनी सारी पोटेंसीज भी उठा लो और कोई भी मेडिसिन उठा लो, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। और जितना नैरो क्वेश्चन होता है, जितना नैरो तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, उतनी रिसर्च तुम्हारी अच्छी होती है, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ये करना है और ये करना है, बस दो ही चीजें करनी है,
वरना वो इतना ब्रॉड होता है जिसका रिजल्ट सही से समझ में नहीं आता लास्ट में, और बहुत बच्चे यही करते हैं। तो गुड टॉपिक है, तो इसको थोड़ी वाली बात ये जहां सीधा डिफाइन हो, क्लियर हो चीजें क्या रिसर्च क्वेश्चन था, क्या इन्वेस्टिगेशन है, बाउंड्री सेट हो, उससे समझ में आए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तुम काम कर रहे हो, क्लियरिटी इससे बने, उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं इधर उधर, जो मैं बोला कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात हो, बहुत सारा कुछ ना इकट्ठा किया गया उसके अंदर, स्टाइल कैसे लिखना है, प्रेजेंटिंग, इसको छोड़ो, ये तुम्हारे काम की नहीं आएगी, ये आएगा कि अब जैसे कि जब तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड आता है रिसर्च का, थीसिस लिखने की बात है या रिसर्च क्वेश्चन की बात है या जनरल रिसर्च की बात है, किसी भी तरीके से, तो यहां से आता था कि भाई जैसे सोरेसिस की वर्ड है तो क्या, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, सो व्हाट, ऐसे करके। तो ये एक सर्कल है जिसे बोला जाता है कि जब तुम रिसर्च में से रिलेटेड हो तो जो भी तुम्हारे दिमाग में बात आती है उसको अगर 3-4 क्वेश्चन उसके आगे लगा दो, ये चीज व्हाट, व्हाई, हाउ, तो मोस्टली चीजों के आंसर्स आ जाते हैं। और ज्यादातर पता क्या होता है, जब वाइवा लिया जाता है तो वो जो बढ़िया वाइवा लेने वाला बंदा है वो ये 5 ही वर्ड्स बोलता है। तुम्हारा टॉपिक क्या है, टॉपिक क्यों लिया, कैसे किया, कौन और कौन कौन है जिसमें काम करने वाला, या किन लोगों को तुमने पढ़ा, किन लोगों ने इसमें, जैसे लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या तुम्हें मिला, ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ा था तो पढ़ा था, ये प्रॉब्लम। अगर सोरियासिस है तो सोरियासिस क्यों, सोरियासिस क्या मतलब, सोरियासिस पे क्या क्या, सोरियासिस पे क्या, सोरियासिस पे सल्फर और सिफिलिनम, भाई क्यों, और कोई क्यों नहीं, यही 2 मेडिसिन क्यों ली, कोई और भी तो ले सकते थे। अब चलो ठीक है, मान लिया तुमने उसका आंसर दिया कि भाई मेरे पास ये, मैंने ये लिटरेचर सर्च किया था, मैंने देखा कि भाई मेरे दिमाग में मियाज्म के अकॉर्डिंग कि भाई ये कई कह रहे हैं कि सोरियासिस एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू, सल्फर जैसे कि है एंटी सोरिक है, और जैसे सिफिलिनम है तो मैंने उन दोनों मेडिसिन को इस एंगल से डिसाइड किया कि मैं मियाज्म के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा हूँ, तो सिफिलिस के अकॉर्डिंग ऐसे करके। तो अभी तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। उसके बाद में दिमाग में जजमेंट बनी ना उस चीज की, हाउ करोगे कैसे, फिर मैंने डिसाइड किया कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं करने वाला हूँ। रिसर्च आप क्या 50% दोनों लेने थे, 25-25 डिवाइड कर ली। और कौन, मतलब कहीं और से बैकअप उठाओ, पीछे और किसी ने किया है क्या है, उस तरीके का। और अगर ये सब कुछ था तो भाई अब सो व्हाट, अभी ये सब कुछ करने के बाद में ये क्या मिला, कुछ मिला इसके अंदर कि नहीं मिला, पूरा तुम्हारा वाइवा 4 और 5 अक्षरों में से घूम के खत्म हो जाता है। और तुम्हें 4-5 जब तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हें ये 4-5 वर्ड्स हेल्प करेंगे काम और अपना क्लियर करने के लिए, बेटर करने के लिए। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं हेल्प करते हैं। जैसे ये एक बुक है उन्होंने दिया, बस ये बेसिक सी बात है। अब उसी एक दूसरी बुक में उसने निकाला तो ये वर्ड्स दिया कि प्लानिंग, जैसे कि 2 मैंडेटरी स्टेप्स बिफोर राइटिंग द प्रोटोकॉल, से एक बुक में दिया है, ठीक है। क्या, प्लानिंग एंड डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सेम ही चीजें जो उसमें लिखी हैं, और डेवलपिंग द रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस, ऐसे करके। तो अब जो ये जो रिसर्च क्वेश्चन इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि भाई जब तुम कोई रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हो, जो तुम वर्ड्स में डाला, जो हमने लास्ट में जाके वर्ड में डालना शुरू करा, उसमें ये 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर लो। एक फॉर्मूला होता है पिको फॉर्मेट वो तुम्हें उन वर्ड्स को और इजीली हेल्प करेगी कि तुम जो, जैसे कि टॉपिक था डिस्टेंट लर्निंग, और डिस्टेंट लर्निंग के बाद हम रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंचे, तो ये तो तुम्हारे को हेल्प कर दिया। अगर मैं तुम्हें एक जनरल से बता दी, ये तुम्हें सोरियासिस और इसकी वजह से बता दी, और नया कोई टॉपिक लेना हो और उसमें तुमसे बने ही ना ये स्टेप्स, तो कैसे करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला फॉर्मेट होता है कि भाई दिस फॉर्मेट कैन बी यूज टू फ्रेम रिसर्च क्वेश्चन इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, जैसे थेरेपी, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एटोलॉजी, जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कहा जाता है, इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, जैसे प्रॉब्लम्स, इंटरवेंशंस, कंपैरिजंस, आउटकम्स। एक तरीके से ये तुम्हें पता हो अपनी स्टडी के बारे में तो तुम शायद उसको वर्ड्स में डाल लो।
ये थ्योरेटिकली ज्यादा वर्ड है, जो बहुत बढ़िया रिसर्चर्स हैं वो उसको प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं, वरना अपने कॉलेजेस में या जितनी जगह मैंने देखा है पढ़ाने के लिए बता देते हैं कि हाँ यार पिको फॉर्मेट से इसका बनाओ, इसकी बनाओ, रिसर्च क्वेश्चन बनाओ। बनाने वाला जनरल जो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है वो सीधा ही बना लेता है। जैसे कि तुमको पहले मैंने एग्जांपल दिया कि अपने दिमाग में, अगर तुम अपने ही दिमाग में सवाल तुम्हारे क्लियर होते जाएं तो धीरे धीरे तुम उसको बना लेते हो। लेकिन ये एग्जैक्टली सही वे होता है उसको बनाने का, जो तुम बिल्कुल ब्लैंक हो, नया ही टॉपिक है, शायद तुम्हें उसकी वर्डिंग्स लिखनी भी ना आ रही हो, ऐसे करके। तो ये जैसे थेरेपी में देते हैं, प्रिवेंशन में देते हो, ये क्लिक कर लो, इसके अंदर मेनली ये बताया जाता है कि पिको फॉर्मेट से इसको कन्वर्ट किया जाता है ऐसे करके। पिको में क्या मतलब है, पिको का मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थेरेपी के अंदर या ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट की डिजीज और कंडीशन, प्रॉब्लम ये है ये, जैसे कि इन पेशेंट्स विद हेडेक, एग्जांपल ले लिया कि पेशेंट एक हेडेक वाले तुम केस ले रहे हो, तो ये तो तुम्हारा पेशेंट की प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब प्रॉब्लम का मतलब मेरी हेडेक। अब हम लेके चले थे सोरियासिस। इंटरवेंशन क्या है, इस एक थेरेपेटिक मेजर जो हम बोल रहे हैं कि मेडिसिन देंगे या सर्जिकल देंगे या कुछ भी देंगे, जो हम उसका क्या देने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि इज ड्रग एक्स मोर इफेक्टिव देन, हमने बोला 2 मेडिसिन, ठीक है। फिर कंपेयर ड्रग वाई के साथ कंपैरिजन हमने बता दिया कि एक एक्स हमारी ये थी, वाई वाली ये है। आउटकम मेजर्स क्या आने वाले हैं, मतलब जो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम जो उसका लेके चलेंगे। तो मोरालिटी या मॉर्बिडिटी या डिस्बिलिटी में हमारी जो मेडिसिन है उसमें क्या फायदा, उससे क्या मिलेगा। तो इसमें इन रिलीविंग पेन कि जो हेडेक है, जिससे इसका बोला जाए कि एक हेडेक के अंदर ये मेडिसिन और ये मेडिसिन दोनों का कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो दोनों में से पेन कौन सा बेटर कर रही है। और हम ये देख रहे थे कि हम सोरियासिस लेके चले हैं, सल्फर और सेफ्लिनम के अंदर दोनों में से बेटर कौन सा ठीक कर रही है। उसके अंदर वो रिलीविंग पेन एग्जैक्टली और स्पेसिफिक है। हम इसमें और हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम और स्पेसिफिक उसको करें कि सल्फर और सेफ्लिनम के अंदर दोनों में से ज्यादा बेटर अगर बोले तो सिम्टोमेटिक रिलीफ क्या देती है, मे बी कि हम उसको क्योर बोल दें, या बोले कि एंटी मियास्मेटिक की तरह काम भी करती है कि नहीं करती, पेशेंट्स को उसके बाद दूसरी मेडिसिन देनी ही पड़ती है, या इन दोनों मेडिसिन से ही केस खत्म हो जाता है, ऐसे वाला एक तरीके से। तो ये और स्पेसिफिक हो गया, मतलब उसको बनाना हमने तो यहीं तक ही बनाया, उसको और स्पेसिफिक बनाना। तो आउटकम मेजर्स क्या मिलेगा, इस तरीके से ये सॉरी हेल्प करता है और फोकसली उसको तुम बनाने में और प्रिसाइज बनाने के लिए। तो ये अपने जैसे थेरेपी में ऐसे प्रिवेंटिव, अगर तुम्हारे को है डायग्नोस्टिक और कुछ है तो तुम्हें और हेल्प करता है। तो ये क्लिक करना है यहां तक। फिर उसको बोला जाता है कि वंस द रिसर्च क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड इन लाइन विद द पिको अप्रोच, द नेक्स्ट स्टेप इज टू असेस वेदर द रिसर्च क्वेश्चन मीट्स द फाइनल क्राइटेरिया। फाइनल क्राइटेरिया क्या, फीजेबल है भी तो सकता है, हो भी सकता है, क्या इंटरेस्टिंग है, कुछ नया पता चलने को बता रहा है, नोवल है। नोवल का मतलब तो ये कहा जाता है कि भाई कुछ करने का फायदा भी है, मतलब उसको एग्जैक्टली बोला जाए तो फीजिबल तुम कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है, सच में उसको करने से आउटकम कुछ प्रैक्टिकली मिलेगा, एथिकली वो सही है, और रिलेवेंट भी होना चाहिए कि आज की नॉलेज में इसका रिलेवेंस है। पता चले कि तुमने कुछ ऐसा निकाल लिया जिसका रिलेवेंस आज है ही नहीं। अब कोविड चला गया, तुम 5 साल और वेट कर लो, और 5 साल बाद कोई को मतलब अभी तो फिर भी कहा जाएगा कि शायद इसका और वेव निकल आए, तो अभी भी हम रिलेवेंस में हैं कोविड के। 5 साल बाद या 10 साल बाद जहाँ कोविड की हवा भी नहीं है और तब कोई बंदा कोविड पे काम करा रहा है, तब उसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है करने के लिए, देखने के लिए। वो क्वेश्चन किस टाइप का ये हुआ कि भाई कोविड के 10 साल बाद कुछ बॉडीज में क्या चेंज आ रहा है, वो बात अलग है, वो तो उस टाइम का रिलेवेंस बन गया कि हाँ भाई 10 साल नहीं हो चुके हैं। लेकिन कोई कोविड के सिम्टम्स पे या कुछ ऐसा सवाल लेके बैठ जाए जब कोविड अब तो है नहीं और उसका कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, तो पता नहीं दोबारा कोविड होगा कि नहीं होगा, या चल ही रहा है, वो बात अलग है कि चल ही रहा है और मल्टीपल स्टेजेस में चेंज होता रहता, तो ओवर द टाइम कैसी सी स्टडी है, तो वो स्टडी अगर तो रिलेवेंट है तो करी जाएगी। तो ये बहुत स्पेसिफिक मतलब अपने को हेल्प करता है ये फाइनल क्राइटेरिया और पिको, ये जो वो 2 वर्ड होते हैं कि कैसे बनाया और उसके बाद बनाने के बाद कि वो करने लायक बना कि नहीं। तो ये 2 वर्ड पिको और
फाइनर क्राइटेरिया, ये दो अपने वर्ड्स यूज होते हैं इसके अंदर। जैसे कि हाँ ये वर्ड है, फीजिबल है, नोवल है, इसके अंदर एक्चुअल गैप्स में अवॉइड ओवरलैपिंग और रिव्यूज, मतलब सच में कोई उसका कोई फायदा भी होगा कि एक्चुअल गैप्स अवेलेबल भी हैं मार्केट में, उसका किसी के पास आंसर नहीं है, उससे कुछ निकलेगा, पता चले कि डबल काम हो रखा हो उसका। तो ये इसको वर्ड्स में डालने का तरीका है, जो इतना डिटेल में नहीं पूछता, बस ये जरूर पूछा जाता है कि यार पिको वर्ड या फाइनर वर्ड सुना है क्या है, ये क्राइटेरिया क्या चीज होती थी, इस तरीके से ये पूछा जाता है। तो ये और उसका ज्यादा नहीं है। सर की किताब में जिन्होंने पढ़ना हो तो उन्होंने ये थोड़ा सा आइडिया पहले दे रखा था कि कुछ ऐसा भी ना लेना कि क्रिटिज्म मिल जाए, कुछ ऐसा सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन पता चले, नया कंसेप्ट है, पुराना है, जहां से उठाओ उधर से उठाओ, कुछ बनाओ उसको बनाओ ऐसे करके। और ये दो फीजेबल जो अपने को दो स्लाइड्स वहां से निकाली है एनसीएच वालों की ट्रेनिंग से, उन्होंने बोला रिसर्च क्वेश्चन कैसा हो, ये वाला जो तुमने बता दिया, और क्या एक तरीके की और किस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि टू मेजर द बर्डन ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन, कितनी है, जैसे कि ये जो मिला है ये ज्यादातर जो उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं ये कम्युनिटी मेडिसिन में जो वर्ड्स यूज हो रहे थे, या सोशल साइंस या कम्युनिटी साइंस के अंदर जो यूज होता है वहां पे जो रिसर्च क्वेश्चन बनता है, अब वो मतलब वहां उसका ये वर्ड बनता है, जैसे कि टू मेजर द बर्डन ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन, कि कोविड कितना फैला हुआ था। अब ये होम्योपैथी में हम रिसर्च करने बैठ जाए, करने को तो हम भी है, मेडिकल साइंस वाले हैं, हम भी कर सकते हैं उसके अंदर, तो हम उसको कितना है परसेंटेज ऑफ के कितना के पूरे जिस शहर में मैं बैठी हूँ उसमें कितना है, और या पूरे एरिया में कितना है, ऐसे करके। तो ये जो डिपार्टमेंट है एग्जैक्टली ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं वो करता है ऐसे करके। तो ये टाइप्स बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ से वर्ड्स बनते हैं। टू मेजर द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन, टू नो द रिस्क फैक्टर associated with the diseases, relationship between the exposure and the diseases, इस तरीके से बनते हैं ज्यादातर। assess the effectiveness और efficacy, जो वर्ड में पिछली क्लास में बताया था, ये आगे डिस्कस करेंगे अपने। assess the effectiveness efficacy of an intervention, to look the diagnostic accuracy, कितना का ठीक रहा, to look the short term और long term adverse effect of a drug। तो ये मोस्टली क्या है, क्योंकि ये इन्होंने एग्जांपल्स दे दिए, क्योंकि ये ज्यादातर मेडिकल फील्ड में इसी तरीके के लगभग क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे करके। तो जो तुम जितने अब ये क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चन अलग चीज है, उसके बाद टाइटल अलग चीज है, टाइटल जब तुम बनाओगे उस चीज का। तो ये रिसर्च क्वेश्चन तुम क्या लेके चले, सवाल क्या था एक तरीके से, ठीक है। तो ये बस इतना ही है, ये अलग चीज है रिसर्च क्वेश्चन। पिक फॉर्मेट, हाँ ऑब्जेक्टिव्स जो आगे वर्ड एक स्लाइड में बता दूं जो हम एक तुम्हें बताया था कि रिसर्च टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चन, फिर बताया हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस वर्ड था नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव वाली, ये कैसे हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे ये भी उसमें है। और उसके बाद तुम्हें बताया उसके बाद में कि हम एक माइनर सा ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव के बाद में हम रिसर्च डिजाइन के बाद में अब लिखेंगे सिनॉप्सिस राइटिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तुम इमीडिएटली ये करोगे और उसके बाद में मतलब ये तो मेरा पहला मुद्दा है और उसके साथ में ये मुद्दा है ऐसे करके वो वाला और ये क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइमली, ये उसका जो तुम बना रहे हो ऐसे। और लिखते क्या है एग्जैक्टली वो भी अपने सीखेंगे, पर ये भी मोटा मोटा सा वर्ड कि ये क्या, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें बड़ा सीधा सीधा लिखो, मेजरेबल सच में कर पाओगे, अटेनेबल, रिलेवेंट भी है, टाइमली है, कितने टाइम में होगा, सब ऐसे करके, ठीक है। तो ये मोस्टली एरिया अपना कवर है इसके अंदर। ये देखने को बोलोगे तो ये दिमाग का ही एक एरिया कि तुम थॉट प्रोसेस में ये सब कुछ करा है, स्टेप बाय स्टेप नहीं करके है ऐसे करके। अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाता तो तुम जो कर रहे हो तुम उसके लिए और कॉन्फिडेंट होते कि यार जो मैं कर रहा हूँ इसका और बेस है ऐसे करके। इसको दो स्लाइड्स को तुम यहीं पढ़ लो, बाद में भी पढ़ाऊंगी एक बार दोबारा। हाइपोथेसिस के बारे में अगर उसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करोगे तो अ हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल टेंटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर स्टडी। इट इज अ स्पेसिफिक, क्लियर एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट। बड़ी ही गंदी सी मेरे को ये लगती है इसकी डेफिनेशंस पर है तो है। नल हाइपोथेसिस में क्या है, इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि भाई
जो हम सल्फर और वो लेके चले हैं सिफलिनम, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, दोनों में से कोई भी दे दो, ये होता है एक पॉइंट। दूसरा अल्टरनेट जो हम लेके चले कि नहीं सच में कोई है, दोनों में से कोई, दोनों अल्टरनेटिव वाले में इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये जो इसकी डेफिनेशन है ये तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊंगी तब समझ में आएगी, इसको तो बस समझने के, यहाँ देखने के लिए लिख लो एक बार। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। Testing the hypothesis signifies the testing of one claim over the other. It is defined as the methodology that is used to see whether the difference between the sample estimate or the true values of population is really due to the validation of not. इसको ऐसे समझो कि इस स्लाइड को, थोड़ी हैवी स्लाइड पड़ेगी इस पॉइंट पे, वरना इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो हम बाद में बायोस्टैट्स लगाएंगे ना, फॉर्मूले लगाएंगे, अब जैसे कि सल्फर और सिफलिनम दोनों में से क्या है बेटर, तो हमने 25-25 मिनट पेशेंट्स को दे दिया, उसके बाद उनका डेटा इकट्ठा करने के बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने का कुछ तो किस आधार पे कंपैरिजन हो रहा है, मतलब क्या कैसे कंपेयर करोगे उन चीजों को, पेशेंट कितने ठीक हुए पहले की पिक्चर और बाद की पिक्चर के अंदर, पेशेंट्स अपनी उसकी फॉलोअप की वर्डिंग के अंदर कि मैं इचिंग मेरी बेटर होगी या मेरे स्केल्स निकलने बंद हो गए या मेरे को ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, क्या 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 बेसिस बनाओगे ऐसा करके, तो कुछ तो आधार बनाओगे उसका, तो वो अगर वो मैथमेटिकली तुम उसको प्रूव करते हो उसे कहते हैं कि भाई इसमें से क्या टेस्ट किया, नल वाली पास हुई की वाली पास हुई ऐसे करके। तो ये अपने अपने थोड़ा सा कान में डालो, बाद में इसको डिटेल में और बताओ। तो ये इसका जस्ट अभी फ्रेमवर्क सिंपल सा कि भाई कुछ ऐसा सा हुआ था रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च क्वेश्चंस का कुछ रिसर्च में कोई आइडिया देता था, रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बनने तक, सोचने तक, टॉपिक से रिसर्च क्वेश्चन बनने तक का एक प्रोसेस होता है, और उस टॉपिक के बाद में जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसके अंदर अगर उसको एक पिको फॉर्मेट से या फाइनल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सा कुछ बने तो वो ज्यादा बेटर है, और हर एक रिसर्च का जैसे जैसे टाइप होता है, मेरे रिसर्च टाइप कैसा सा वैसा सा उससे हेल्प करेगा उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर, और फिर उसका एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स मुझे क्लियर हो जाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और साथ में एक हाइपोथेसिस कि भाई ये सल्फर और ये लेके चलूंगा ऐसे करके काम करूंगा, तो ये छोटी सी हाइपोथेसिस लेके चलूंगा, तो ये थ्योरेटिकली चलेगा। तो ये इतना सा एरिया, और इसके बाद का जो था स्टडी डिजाइन या रिसर्च टाइप्स वगैरह तुमको मैंने पढ़ा दिया इसके बारे में। तो अब जो अपने नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो हम करेंगे कि अब हम डिसाइड करते हैं कि भाई सोचो अब क्या, अगर जब हम अगर इसका वो करने लग जाएं साइनॉप्सिस, तो साइनॉप्सिस में सबसे पहले बोला जाता तुम्हें कि टाइटल लिखो, यही लिखा जाएगा ना कि भाई अब तुम्हें जब तुम बुक लिख रहे हो ये साइनॉप्सिस लिखने लगोगे तो पहला जो तुम लिखते हो अपना, जो तुम उसके अंदर पहला पेज लिखते हो तो उसमें टाइटल लिखते हो, टाइटल लिखने के बाद में तुम कंटेंट्स लिखते हो, फिर आगे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो वो लगते हैं हमारा इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में होता है, इंट्रोडक्शन के बाद में तुम उसमें लिखते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, या उसके बाद में जैसे जैसे स्टेप्स बनते जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो तुम्हारा पेज होता है वो टाइटल का, ओके टाइम हो गया, तो टाइटल अपने करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो टाइटल जो एक्चुअली में बनता है, अब जो उनको रिसर्च क्वेश्चन तुम्हारे को हेल्प करेगा कि देखो तुमको टाइटल बनाना है, तो दोनों में फर्क क्या है कि भाई रिसर्च क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मेरे को टाइटल जैसा ही लगने लग गया कि ये तो इतना जो लिखा था वो टाइटल ही तो था ऐसे करके, नहीं उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है उसके अंदर। क्या फर्क है क्या नहीं है ये अपने पढ़ेंगे, और टाइटल क्या बेसिक्स की टाइटल में क्या क्या होना चाहिए, और मोस्टली बढ़िया जो रिसर्चर होता है वो लगभग तुम्हारा फर्स्ट ईयर में तुम्हारा सारा वाइवा तुम्हारे टाइटल के अराउंड ही होने वाला है कि भाई या वो 4-5 वर्ड्स बता दिए हु एंड व्हाई और ये सब यही पूछे जाएंगे, और उसके बाद में टाइटल के अकॉर्डिंग होता है यही टाइटल क्यों, इसके अंदर क्या ऐसे करके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या लेके चल रहे हो, रिसर्च डिजाइन क्या लेके जा रहे हो, सारा वाइवा यही होने वाला तुम्हारा, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर। तो अब जो टाइटल है वो क्या फर्क है उसके अंदर, टाइटल का वर्ड क्या है, टाइटल
कैसे बनाओगे, टाइटल के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ अगर डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगी, ऐसे करके। तो पिछली क्लास में तुमने बताया था 2-3 वर्ड्स डाल देते। ज़्यादातर तुम टाइटल्स में देख रहे हो रोल ऑफ होम्योपैथी, स्कोप ऑफ दिस मेडिसिन, और एफिकेसी ऑफ दिस, इफेक्टिवनेस ऑफ दैट, ऐसे करके। तो ये 5-7 तरीके के जो वर्ड्स हैं ज़्यादातर जो तुम सुनते हो, ये कहाँ डलते हैं या कैसे डलते हैं, या जो और भी कुछ तुम बनाते हो, कोई और टाइटल लेके को कन्वर्ट बना रहे हो, तो उसमें क्या ध्यान रखना क्या नहीं, तो ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ा उसके बारे में बताओ, क्या नहीं आया। डन फॉर द डे।